अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज के साथ मैं हूं मलिहा खान और मैं हूं फातिमा राजपूत। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। This headline news is brought to you by थैंक यू बाबा, आपने मेरे लिए GFS बिल्डर का इंतखाब किया। आप इस 27वीं तरमीम 28वीं तरमीम में इस लोकल बॉडी के रिफॉर्म के चैंपियन बने, जैसे आज आप 18वीं तरमीम के चैंपियन बनते हैं। इससे आप मजबूत होंगे, किसी का नुकसान नहीं है, सबका फायदा है। 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम की गूंज। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को सिंध में सूबा बनने से मुतालिक खबरदार कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात न की तो 18वीं तरमीम भी खत्म होगी, सिंध में सूबा भी बनेगा। आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम भी आएगी और मंजूर भी होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को मामले पर इन कैमरा बातचीत की दावत भी दी। कहा, जिस तरह आप 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं, बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम का भी क्रेडिट लें। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में इस बिल को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी। हुकूमत ने कहा, इस बिल को आइंदा तरमीम में लाजमी देखेंगे। हाउस जो है वो बिल्कुल इन ऑर्डर है। ये अगर हाउस इन ऑर्डर नहीं होता तो जो है वो देखो, मैं एक कह दूँ एक बात जो है ना, उसमें हाँ, मैंने बताया कि हमारे पास कोई हमारा जो है वो कौम के कॉज के इशू पर कोई इख्तलाफ नहीं, ठीक है। हम सब में आपस में काम के तरीक़ाकार पे डिस्कशन और चीज़ें हो सकती हैं। मैं जब यहाँ पर आया था तो आप ही लोगों के सामने मैंने अलल ऐलान ये बात की थी कि भाई हम एक पार्टी बन करके आ रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने पार्टी में इख्तलाफात की खबरों पर तरदीद कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। कहते हैं, पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं, खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे लीडर हैं। कोई ये समझता है वो पार्टी का सरबराह बन सकता है तो ये मुमकिन नहीं है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, और जिस तरह आपने हमेशा झूठ की पॉलिटिक्स की है, बहुतान तराशी की पॉलिटिक्स की है, उस पर अगर आप आज ये बात करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ वो बात मुनासिब नहीं है। आपने आज भी PFC की बात की। PFC के लिए नासिर शाह साहब जब मिनिस्टर थे तो 20 जुलाई 2023 को PFC अमल में आ चुकी है। तो मैं वही कहूँगा MQM के लिए, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि MQM जिनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो चुकी है वो बराए मेहरबानी अपनी इम्प्रूवमेंट करें, अपने खिदमत के दर्जे को आगे लेके आएँ, आपस में इत्तेहाद करें, आपस में यकसानियत करें, आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करके आगे आएँ और अपनी पॉलिटिक्स को आगे ले चलें, पब्लिक की पॉलिटिक्स करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से आयद इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, MQM की मुर्दा सियासत एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश की गई। नए सूबे की बात मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए है। MQM पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इल्जाम तराशी की सियासत की है। MQM को चाहिए आपसी लड़ाइयां खत्म करके अवामी सियासत करे। चाहते हैं MQM मुस्बत सियासत करे, हम भी मदद करेंगे। MQM रहनुमा और वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द अमल सामने आ गया। कहा, लोकल गवर्नमेंट के साथ जो हशर MQM ने किया है इसका कोई जवाब नहीं। इनको इख्तियारात नहीं चाहिए, इन्हें अपना पैदागिरी का वो निज़ाम चाहिए जो लंगड़े, टीटी और सुपारी पर चलता है। MQM रहनुमाओं को अपनी हर नाकामी कामयाबी नजर आती है। इन्होंने हमेशा कराची का सौदा सस्ते में किया। PIDCL के जरिए फंड्स लेने वाले और दो दरवाजे लेने वाले आज ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं तो मजीद फंड्स और वजारतें मांग सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट के साथ जो हशर MQM ने किया है इसका कोई जवाब नहीं, इनको इख्तियारात नहीं चाहिए। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हक परस्त रुकने सिंध असम्बली इंजीनियर उस्मान का दो टोक रद्द-ए-अमल। कहा, पीपल्स पार्टी अपनी करप्शन, खराब गवर्नेंस का हिसाब देने के बजाय MQM पर इल्जाम तराशी कर रही है।
27वीं आईनी तरमीम पर हमारा एतराज उसूली था। पीपल्स पार्टी हमेशा चाहती है कि इख्तियारात चंद अफराद की जेब में रहें, अवाम तक ना पहुंचे। शर्जील मेमन को चाहिए कि आईन पर लेक्चर देने से पहले कराची और हैदराबाद के तबाहाल अस्पताल, सड़कें, पानी का निजाम और बल्दियाती ढांचा देख लें। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा कराची मुकम्मल करके वापस रवाना। वजीर आजम ने कैंट स्टेशन कराची की अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह किया। अहम मुलाकातें भी की। नवाबजादा जाम करम अली और प्रिंस जाम कायम अली की रिहाइश गाह पर आमद। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़, वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी, मुआवन खुसूसी तलहा बरकी भी वजीर आजम के हमरा थे। शालीमार एक्सप्रेस को दोबारा नई ट्रेन बनाया गया है। कैंट स्टेशन में इंतजार गाह, डाइनिंग रूम बन गया, ऑटोमेटिक टिकट सिस्टम लगा दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शालीमार एक्सप्रेस की अपग्रेडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, शालीमार एक्सप्रेस का किचन देखने के काबिल है। रेलवे के बोसीदा निजाम को वजीर रेलवे और उनकी टीम ने जदीद बनाया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कराची के लिए 500 अरब रुपए देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा कराची के दौरान 500 अरब के मंसूबों का ऐलान करें। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का शिकार है। ई चलान के नाम पर लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। सिंध हुकूमत ने आईनी बेंचेस हाई कोर्ट ऑफ सिंध ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। गवर्नर सिंध की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल। आईनी दरखास्तें अब खुसूसी आईनी बेंचेस ही सुनेंगे। जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करेगा। ओहदे की मुद्दत कम अज कम 6 माह मुकर्रर। सरबराह की अदम मौजूदगी पर सीनियर तरीन जज कायम मकाम सरबराहों किसी भी दीगर कानून या अदालती फैसले से टकराव की सूरत में यही ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल होगा। कराची में एक बार फिर हाथ पांव बंधी लाशें मिलने लगी। रिजविया और जमान टाउन से मर्द और खातून की लाश मिली। नौजवान को गोली मारकर लाश बरहना हालत में फेंकी गई है। कयूमाबाद सी एरिया की झाड़ियों से खातून की बरहना और तशद्दुद ज़दा लाश मिली। रिजविया से मिलने वाली लाश की शनाख्त 25 साला ओवैस गुल के नाम से कर ली गई। खातून की शनाख्त ना हो सकी। शहर कायद में मौत बांटते हैवी ट्रैफिक को लगाम न डाली जा सकी। कराची सुपर हाईवे पर एक और खूनी हादसा। पंजाब बस अड्डे के करीब वाटर टैंकर ने वो मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। जाम भाग शख्स की शनाख्त आरिफ जहांजेब के नाम से हुई। अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लिया। रिजविया थाने की हुदूद वहीदाबाद नदी के करीब रात गए नौजवान का कत्ल। मकतूल की शनाख्त ओवैस गुल के नाम से हुई। वाक़ये का मुकदमा सरकारी पुलिस के मुताबिक नौजवान को रस्सियों से बांधकर लाया गया था। नौजवान को गोलियां मारकर बनहरा लाश फेंकी गई। मकतूल का माजी में क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है। जाती रंजिश की बिना पर कत्ल किया गया। गैंगवार का शाखसाना है या नहीं, तहकीकात जारी है। रेंजर्स की खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मलीर में कार्रवाई। भत्ताखोरी और दीगर वारदातों में मुलव्विस मुलजिम कासिम और कासू गिरफ्तार। मुख्तलिफ इकसाम के हथियार बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम लियारी में मुख्तलिफ गैंगवार का हिस्सा रह चुका है। मुलजिम कासिम का साथियों के हमरा नॉर्थ कराची, ली मार्केट, मलीर घांची मार्केट और कोरंगी में फायरिंग और भत्ता वसूली की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस होने का इंकशाफ। 2 रोज कबल कोहीकोट में कुल्हाड़ी के वार एक शख्स के कत्ल का वाकया। शाह लतीफ पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अकबर का मकतूल की बीवी से ताल्लुक था। बीवी ने अपने शौहर को कत्ल करवाया। मुलजिम अकबर ने गुलाम हुसैन बरोही के साथ मिलकर यामीन को कत्ल किया। मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस का जराइम पेशा मुलजिमान के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन जारी। गुज़िश्ता रोज मजमूई तौर पर 11 मुलजिमान को गिरफ्तार किया।
मुल्जिमान के साथ मुकाबले में एक जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स और 4 गुटखा मामा फरोश भी शामिल। गिरफ्तारियां थाना शार फैसल, गुलिस्तान जौहर, न्यू टाउन, जमशेद क्वार्टर्स, सचल और सोहराब गोट के इलाकों में अमल में लाई गई। कोरंगी पुलिस का दौरान गश्त स्ट्रीट क्रिमिनल से मुकाबला, जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। वाकया सेक्टर 32B पर बाब रहमत मस्जिद के करीब पेश आया। सुहेल उर्फ कांटा और सादान नामी मुल्जिम गिरफ्तार। असलहा और मोबाइल फोन बरामद। सर सैयद पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुकाबला, 2 डाकू गिरफ्तार। मुल्जिमान में असद खान उर्फ अस्सू और मोहम्मद रजा उर्फ महमूद शामिल हैं। असलहा और पीराबाद से चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम रजा मुतादिद संगीन वारदातों में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। गुलिस्तान जौहर में बगैर नंबर प्लेट डंपर चलाने पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा सरकारी मुद्दत में डंपर ड्राइवर फिरोज के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में गफलत, लापरवाही और बगैर शनाख्त के डंपर चलाने की दफात शामिल। ड्राइवर का 3 साल से बगैर नंबर प्लेट डंपर चलाने का इंकशाफ। महकमा सेहत सिंध ने सूबे भर में डेंगू के मुसद्दिका केसेस से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 541 केसेस मुस्बत आए। कराची डिवीजन में 190 मुस्बत केसेस की तस्दीक हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज जबरदस्त तेजी के बाद मंदी छा गई। 100 इंडेक्स मनफी जोन में बंद हुआ। 100 इंडेक्स में 248 पॉइंट्स की कमी हुई। 100 इंडेक्स 1,61,687 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। और आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमतें मुस्तहकम, चांदी की कीमत में मामूली इजाफा हुआ। सोने की कीमत बगैर किसी तब्दीली के $4,083 की सतह पर मुस्तहकम रही। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहे कराची के साथ। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम की गूंज के हवाले से। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को सिंध में सूबा बनने से मुतालिक खबरदार कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम भी खत्म होगी। सिंध में सूबा भी बनेगा। आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम भी आएगी और मंजूर भी होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को मामले पर इन कैमरा बातचीत की दावत भी दे दी। कहा, जिस तरह आप 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं, बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम का भी क्रेडिट लें। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में इस बिल को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी। हुकूमत ने कहा, इस बिल को आइंदा तरमीम में लाजमी देखेंगे। हमारा हाउस जो है वो बिल्कुल इन ऑर्डर है। ये अगर हाउस इन ऑर्डर नहीं होता तो जो है वो देखो, मैं एक कह दूँ, एक बात जो है ना, उसमें मैंने बताया कि हमारे पास कोई हमारा जो है वो कौम के कॉज के इशू पर कोई इख्तलाफ नहीं, ठीक है। हम सब में आपस में काम के तरीक़ाकार पे डिस्कशन और चीज़ें हो सकती हैं। मैं जब यहाँ पर आया था तो आप ही लोगों के सामने मैंने अलल ऐलान ये बात की थी कि भाई हम एक पार्टी बन करके आ रहे हैं, और आपके पूछने से पहले बताया था कि भाई खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब चेयरमैन हैं, उस वक्त कन्वीनर थे, चेयरमैन हैं, और हम इनके सबऑर्डिनेट बनकर ये इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कोई एम्बिग्विटी नहीं रहनी। मैं आज भी अपनी इस बात पर कायम हूँ। इस पार्टी मेरे इख्तलाफात हो सकते हैं, होंगे, डिस्कशन में इख्तलाफात होंगे, लेकिन जो वो इसका ये मतलब नहीं है कि जो वो कोई ख्वाब देखने लगे, ठीक है। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे चेयरमैन हैं और वही चेयरमैन रहेंगे। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ और भी खबरें, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रही कराची के साथ। वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से आयद इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया।
कहा एमक्यूएम की मुर्दा सियासत एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश की गई। नए सूबे की बात मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इल्जाम तराशी की सियासत की है। एमक्यूएम को चाहिए आपस की लड़ाइयां खत्म करके अवामी सियासत करे। चाहते हैं एमक्यूएम मुस्बत सियासत करे, हम भी मदद करेंगे। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि एमक्यूएम खत्म हो जाए। एक छोटी सी बात बता दूं, 27वीं अमेंडमेंट की जब बात हुई तो 27वीं अमेंडमेंट की जो ये शुरुआत बहस की हुई वो एक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ट्वीट से शुरू हुई थी। वो ट्वीट इस वक्त मेरे पास मौजूद है। उस ट्वीट पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर पीएमएलएन का एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में प्रेसिडेंट साहब से और उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सपोर्ट करें हमें चंद नुकात पे। उन नुकात में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, ट्रांसफर ऑफ जजेस था, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर इन एनएफसी, अमेंडमेंट आर्टिकल 243, return of education and population planning to the federation, and breaking deadlock on appointment of ECP। इसमें कहीं पे लोकल गवर्नमेंट का जिक्र है? आप बता दें, सारे साफ ही बैठे हैं, कहीं पे लोकल गवर्नमेंट का कोई जिक्र था? नहीं था। तो अगर एमक्यूएम के नज़र में था तो उस वक्त एमक्यूएम ने क्यों नहीं रेज किया कि जी ये ट्वीट अधूरा है या पॉइंट अधूरा है, हमारा भी कोई पॉइंट मौजूद था? तो वहाँ पर इनका तस्करा ही नहीं था। आप तो किसी तस्करे में थे ही नहीं, आपकी कोई बात तस्करे में थी नहीं। तो अब आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, और जिस तरह हमेशा आपने हमेशा झूठ की पॉलिटिक्स की है, बहुतान तराशी की पॉलिटिक्स की है, उस पर अगर आप आज ये बात करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ वो बात मुनासिब नहीं है। आपने आज भी पीएफसी की बात की। पीएफसी के लिए नासिर शाह साहब जब मिनिस्टर थे तो 20 जुलाई 2023 को पीएफसी अमल में आ चुकी है। तो मैं वही कहूंगा एमक्यूएम के लिए, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एमक्यूएम जिनकी पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है वो बराए मेहरबानी अपनी इंप्रूवमेंट करें, अपने खिदमत के उनको एक्सपीडाइट करवाने के लिए और फिर जो दीगर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं उनको शुरू करवाने के लिए। तो एक तो पूरे सिंध में तरक्याती काम हो रहे हैं जो चेयरमैन साहब का विजन है, और उसके तहत, लेकिन आज अगर कराची की बात हो रही है तो पूरे कराची को बना रहे हैं। जितने टाउन्स हैं बड़ी शाहराहों के साथ साथ जो छोटे रोड हैं वहाँ के टाउन्स में, उन सब को बेहतर किया जा रहा है। ड्रेनेज और सीवेज को भी बेहतर किया जा रहा है। फिर आपने देखा होगा कि सफाई में भी काफ़ी बेहतरी आई है, उसको मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। तो आपसे यही बात कर रहे हैं कि पूरा कराची जो है उसको बना के देंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, और हर जगह पे आपको बेहतर सहूलियात जो है वो प्रोवाइड करेंगे। जी, शाहराह भुट्टो डिले इस वजह से हुआ, आपके इल्म में कि जब बारिशें आई थी तो जो एक हिस्सा बन रहा था उसको थोड़ा नुकसान पहुंचा था, तो इसके लिए थोड़ा टाइम उन्होंने मांगा है, लेकिन बहुत तेज़ी से काम जारी है। और उसको कहा हमने कल भी कि इसको 24/7 करें और वो जो शिफ्टें हैं उनको बढ़ाएं ताकि जल्द काम हो सके। करीमाबाद वाले अंडरपास का इशू ज़रूर, जैसे आप कह रहे हैं, इतनी उसकी ज़्यादा लागत नहीं पड़ी, लेकिन यूटिलिटीज़ की वजह से उसमें डिले भी हुआ है और उसमें ज़्यादा अखराजात भी हुए हैं। अब भी जो डिले था वो के इलेक्ट्रिक और सुई गैस वालों की तरफ से था, जिसके उनसे बात भी हुई है और अब वो उसको एक्सपीडाइट किया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो कामयाब। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे। एमक्यूएम रहनुमा और वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द अमल सामने आ गया। कहा, लोकल गवर्नमेंट के साथ जो हशर एमक्यूएम ने किया है इसका कोई जवाब नहीं। इनको इख्तियारात नहीं चाहिए, इन्हें अपना पैदागिरी का वो निज़ाम चाहिए जो लंगड़े, टीटी और सुपारी पर चलता है। एमक्यूएम रहनुमा की अपनी हर नाकामी कामयाबी नजर आती है। इन्होंने हमेशा कराची का सौदा सस्ते में किया है। PIDCL के जरिए फंड्स लेने वाले और 2 वजारतें लेने वाले आज ये कह रहे हैं कि हम चाहते तो मजीद फंड्स और वजारतें मांग सकते थे।
मजीद आपको बताएंगे शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हक परस्त रुकने सिंध असेंबली इंजीनियर उस्मान का दो टोक रद्द-ए-अमल सामने आया। कहा पीपल्स पार्टी अपनी करप्शन, खराब गवर्नेंस का हिसाब देने के बजाय एमक्यूएम पर इल्जाम तराशी कर रही है। 27वीं तरमीम पर हमारा एतराज उसूली था। पीपल्स पार्टी हमेशा चाहती है कि इख्तियारात चंद अफराद की जेब में रहें, अवाम तक न पहुंचे। शर्जील मेमन को चाहिए कि आइन पर लेक्चर देने से पहले कराची और हैदराबाद के तबाहल अस्पताल, सड़कें, पानी का निजाम और बल्दियाती ढांचा देख लें। आपको बताते चलें शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हक परस्त रुकने सिंध असेंबली इंजीनियर उस्मान का दो टोक रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहा पीपल्स पार्टी अपनी करप्शन, खराब गवर्नेंस का हिसाब देने के बजाय एमक्यूएम पर इल्जाम तराशी कर रही है। मजीद जानते हैं इंजीनियर उस्मान से ही उनकी जबानी, उनकी कहानी। जी रुकने सिंध असेंबली हैं आप इंजीनियर उस्मान साहब, बताइएगा इस रद्द-ए-अमल के पीछे क्या कहानी है? देखिए, ये एक आईनी तरमीम का जो मसला है, जो एमक्यूएम पाकिस्तान रोज़े अव्वल से इस बल्दियाती तरमीम के हवाले से, बल्दियाती हुकूमतों की स्ट्रेंथन करने के हवाले से ये तहरीक चला रही है। और 27वीं तरमीम में जो एमक्यूएम ने एक मुसवदा पेश किया था, बल्दियाती आईनी तरमीम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 140A की जो तशरीह है, जिसमें जो पाकिस्तान में एक फॉर्मूला कायम है 18वीं तरमीम के बाद के नेशनल फाइनेंस कमीशन चारों सूबों को डिविजिबल पूल के जो एक मैकेनिज्म है उसके जरिए जो है वो पैसे देता है हर सूबे को, उसकी पॉपुलेशन के लिहाज से, उसकी बैकवर्डनेस के लिहाज से, उसकी इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी के लिहाज से, उसमें तमाम सूबों को उसका शेयर मिलता है। मैं एक सिंपल आपको जो है वो एक फॉर्मूला समझा दूँ। जो 52.7% जो विफाक अपने पास रखता है, जो बजट होता है हर साल का, और बाकी रेस्ट ऑफ द रेशो जो है वो सूबों में डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जिसमें से सिंध का हिस्सा जो है वो 25.22% है। सिंध को इस साल भी 2.04 ट्रिलियन रुपीज जो है वो विफाक ने डायरेक्ट ट्रांसफर, स्टेट ट्रांसफर किए। हम ये कह रहे हैं, ये एक नेचुरल सी बात है कि भाई आप ये आईनी तरमीम कर देंगे तो पाकिस्तान में आपके बल्दियाती निज़ाम, जो भी बल्दियाती काम है, वो जो है वो ट्रिकल डाउन होके एक आपके डोर स्टेप पे आ जाएगा, जिसमें अवामी मसाइल हल हो जाएंगे। आप इसको जब एमक्यूएम पाकिस्तान इस मुसवदे को पेश करती है, चाहे वो ऐवान हो, तो उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो सीसा पिलाई दीवार बन के जो है वो खड़ी हो जाती है और अपनी जो है वो ये बिल्कुल एक पर्सनल जो है वो बात ले जाती है और जो है वो कौम परस्ती की तरफ ले जाती है। हम ये कह रहे हैं कि भाई इससे जो है वो ना कौम परस्ती का मसला है, इसमें ना वो है, इसमें तो भाई आप जो है वो जब इस आईनी तरमीम को पास करेंगे, आप 18वीं तरमीम के चैंपियन बनते हैं, तो आप इस तरमीम का भी जो है वो क्रेडिट ले लें। तो जब आप विफाक से निकाल के सूबे में जो है फंड ले आए हैं और सूबे में वो एक आगे वजारत आला के पास जो है वो 3 से 3.5 हज़ार अरब रुपए हर साल आके पार्क हो जाते हैं, कराची को उसका ड्यू शेयर नहीं मिल रहा। इसी तरह ऑल ओवर द पाकिस्तान जितने भी शहर हैं, ये शहरी निजाम का जो एमक्यूएम जो है जिसकी जी उस्मान साहब, जी ये देखें, आपके सूबे में फंड्स लेकर आए पीपल्स पार्टी वाले ही, मगर फिर भी मेयर का यही रोना है कि इख्तियारात नहीं और फंड्स नहीं, तो कराची की सड़कें तो फिर भी तबाहाल हैं। हम यही कह रहे हैं बार बार बात, भाई आप अपने मेयर को पैसे दे दीजिए। इससे भी हल निकल के नहीं आ रहा है, इससे हल निकल के इसलिए नहीं आ रहा है कि 18वीं तरमीम अभी तक से अधूरी है। जब आप विफाक से सूबे में पैसे लेते हैं डिविजिबल पूल के जरिए, एनएफसी अवार्ड के जरिए, नीचे उसके नीचे कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान ये कहती है कि अगर आप इसको प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन आप जो है वो इजरा नहीं कर सकते, तो हम विफाक से 140A की तशरीह में ये लिखवाना चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल अथॉरिटी, जहाँ की जो मुकामी हुकूमत है, उसको स्ट्रेंथन करें और उसका ड्यू शेयर उसकी पॉपुलेशन के लिहाज से उसको जो है वो डायरेक्ट एनएफसी अवार्ड के जरिए दे दें। जैसे मैं आपको एक मिसाल बताऊं कि सिंध की पॉपुलेशन कराची में जो रहती है बाय मीन्स ऑफ पॉपुलेशन 37% रेशो बनता है। 37% रेशो का मतलब ये है कि आप अगर विफाक से 2 ट्रिलियन रुपीज इस साल ले रहे हैं, तो इसका 37% जो रेशो बनता है तकरीबन 800 अरब रुपए,
वो आप कराची को आपको स्ट्रेट देना चाहिए। आप करते क्या है, प्रोविंशियल एडीपी में आप कराची का 8 से 9% हिस्सा रखते हैं, उसमें भी आप एक कराची को 60 डिस्ट्रिक्ट में आपने डिवाइड कर दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें भी आप एक अपने मनपसंद डिस्ट्रिक्ट में वो सारी एडीपी रख देते हैं और उसका कोई ऑडिट नहीं होता, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, उसको आप फिर रिवाइज स्कीम में डाल के उसी को कराची में शो कर देते हैं। तो कराची का हाल आपके सामने है, इसलिए एनकेएम पाकिस्तान की चाहती है सिर्फ कराची के लिए नहीं, पूरे सिंध के लिए। और हम तो कहते हैं लाड़काना में भी डोर स्टेप पे जो है वो आपके जो है पैसे आने चाहिए। एक कैबिनेट के पास आके जब पैसे पार्क हो जाते हैं तो उससे नीचे जो है वो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। इस एनएफसी अवार्ड से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। हम ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ आ जाए इस तरमीम में, हम पीपल्स पार्टी की भी तारीफ करेंगे। आज मुस्लिम लीग नून इस तरमीम में हमारे साथ खड़ी है। आप ये सितमगर्फी देखें कि सिंध की दूसरी बड़ी जमात और विफाक की चौथी बड़ी जमात एनकेएम पाकिस्तान, जिसकी ओरिजिनेशन जो है वो कराची और सिंध से है, उसकी कही हुई बात पंजाब असेंबली से पास हो रही है। इसका मतलब ये है जी उस्मान साहब, ये भी बताइएगा कि शर्जील इनाम मेमन साहब जी इस निजाम के बगैर ये चल नहीं सकता। जब आप लोगों के पास सड़कें नहीं है, लोगों के पास पानी पीने का नहीं है, लोगों के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कराची बेहाल से बदहाल होता चला जा रहा है, फिर ये कहानी जाती है ना आप जो है वो सूबा बनाने देते हो। जी बिल्कुल, कराची बेहाल है। शर्जील इनाम मेमन साहब, एक तरफ बात करते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे, और दूसरी जानिब एमक्यूएम की सियासत को मुर्दा सियासत करार देते हैं। दूसरी जानिब ये भी मशवरा दे देते हैं कि अवामी सियासत करनी चाहिए। तो इस पे आपका क्या कहना है? मैं आवाम ये मुर्दा सियासत वाली जवाब का दो ये है कि ये जब तरमीम की बात करते हैं, हम जब तरमीम की बात करते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस की बात करते हैं कि डोर स्टेप पे मसला हल होना चाहिए, तो इनको तकलीफ इस बात की होती है कि ये जब आईनी तरमीम पास हो जाएगी तो ये जो हजारों अरबों रुपए का सिस्टम करप्शन जो 4-5 लोगों के हाथ में है वो जब नीचे चला जाएगा तो इनके पास बचेगा क्या। तो पीपल्स पार्टी की ताबूत में आखिरी कील ये समझते हैं, तो ये सियासत एनकेएम की तो खत्म नहीं होगी। सियासत एनकेएम की तो जद्दोजहद की सियासत चल रही है और ये तरमीम इंशाल्लाह अगली दफा हम ये पास करा के रहेंगे, चाहे ये शामिल हो या ना हो। लेकिन एज अ डेमोक्रेटिक पार्टी हम इनको दावत देते हैं कि ये अभी बुखार पे राजी हो जाएं। ये बुखार पे राजी हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, वरना ये तरमीम तो पास होनी है इंशाल्लाह ताला। और ये तरमीम पास होगी तो पीपल एनकेएम की सियासत नहीं, एनकेएम की सियासत तो उजागर होगी। ये पीपल्स पार्टी ये इस तरमीम को अपनी आखिरी ताबूत में कील समझती है, सियासत इनकी खत्म हो रही है, वरना जवाब देना जरूरी नहीं था। शर्जील इनाम मेमन साहब को जवाब नहीं देना चाहिए था इस बात का, बल्कि वो आईनी तरमीम का खैर मकदम करते और कहते हाँ हम जब इतने ग्रास रूट पे पहुंच चुके हैं, हमें कोई मसला नहीं है डेवोल्यूशन ऑफ पावर देने में, फाइनेंशियल अथॉरिटीज देने में, तो उनको मसला नहीं होना चाहिए। और एनकेएम की सियासत जो है वो बिल्कुल जो है वो इसी के ऊपर है और जी हम ठीक है रहेंगे, क्योंकि ये हमारा मसला, ये सिर्फ हमारा एनकेएम का मसला नहीं है, ये अवामी मसला है। शर्जील इनाम मेमन साहब को भी समझना चाहिए, पूरी पीपल्स पार्टी को भी समझना चाहिए और इनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को भी। जी बहुत शुक्रिया रुकने सिंध असम्बली इंजीनियर उस्मान शर्जील मेमन की कॉन्फ्रेंस पर अपना मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा कराची करके वापस रवाना। वजीर आजम ने कैंट स्टेशन कराची की अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। अहम मुलाकातें भी की। नवाबजादा जाम करम अली और प्रिंस जाम कायम अली की रहाइशगाह पर आमद। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह ताड़, वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी, मुआवन खुसूसी तलहा बरकी भी वजीर आजम के हमरा थे। अब आपको बताएंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कैंट स्टेशन में नए तरक्याती कामों से मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली जदीद सहूलियात का जायजा लिया और शालीमार एक्सप्रेस, न्यू रैक्स और VIP लाउंज का बाकायदा इफ्तिताह किया। मजीद अहवाल जानते हैं हफीज अंसारी जो इस वक्त बराह रास्त वहां मौजूद हैं। जी हफीज बताइएगा।
हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैंट स्टेशन पर और कैंट स्टेशन की किस्मत बदल गई है और एक नई ट्रेन का शालीमार एक्सप्रेस का नए अंदाज में जिद्दत के साथ जो है आज इफ्तिताह कर दिया गया है और ये इफ्तिताह किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ ने आज इस शालीमार एक्सप्रेस न्यू रैक्स CIP और इसके साथ लाउंज है, लेडीज़ एंड जेंट्स का जनरल वेटिंग रूम्स है जहाँ वाईफाई का फ्री वाईफाई का इस्तेमाल भी जो है आने वाले वेटिंग रूम में मुसाफिर भी कर सकते हैं, उनके साथ लोग भी कर सकते हैं। तो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया है। वेटिंग रूम भी इतना खूबसूरत बनाया गया है कि यहाँ पर अगर हम आएँ तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये किसी एयरपोर्ट के वेटिंग रूम में हम आ गए हैं। इतना खूबसूरत वेटिंग रूम पहले कभी किसी स्टेशन में देखने में नहीं आया है। यहाँ पर यकीनन जो है फर्स्ट क्लास में आने वाला ये इस यूनिकॉर्न लॉन्च के अंदर जो है इंतहाई पुरसुकून अंदाज में जो है ट्रेन का भी इंतज़ार कर सकते हैं, अपने आने वाले मुसाफिरों का भी इंतज़ार कर सकते हैं। इस तरह इस वेटिंग रूम को खूबसूरत बनाकर ये तासुर दिया गया है कि रेलवे की जानिब से अब जो है बेहतरीन का सफ़र जो है जारी है। और इस सफ़र के अंदर आज हमने ये देखा कि वज़ीर आज़म के साथ साथ जो है वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने इस कैंट रेलवे स्टेशन का तफसीली दौरा किया, ख़ुद काउंटर पे गए, टिकट की कीमतों की मालूमात हासिल की, स्टाफ से मुलाकातें की हैं। तो आज जो हम जिस तरह ये देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन अयान अगर यहाँ दिखाए तो एक खूबसूरत ये वेटिंग रूम है। यकीनन जो है अगर यहाँ पर कोई गैर मुल्की भी आता है तो एक अच्छा तासुर जाएगा कि पाकिस्तान रेलवे हुक्काम जो है एक खूबसूरत अंदाज में जो है मुसाफिरों के लिए बेहतर से बेहतर काम अंजाम दे रहे हैं। यकीनन जो है इस लाउंज के अंदर जहाँ हम देखेंगे कि मुसाफिर आने वाले हों या जाने वाले हों यहाँ पर पुरसुकून अंदाज में बैठ सकेंगे। वहाँ पर जो है इस ट्रेन के हवाले से भी जो शालीमार एक्सप्रेस नई जो आज जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने किया है उसको भी इस अंदाज में खूबसूरत बनाया गया है कि किसी इंटरनेशनल ट्रेन की सतह की जो है वो ट्रेन नज़र आती है। यकीनन उस पर सफ़र करने वाले मुसाफिर जो है पाकिस्तान में रेलवे हुक्काम की जानिब से इस तरक्की के सफ़र को खुशाइंद करार देंगे। तो आज इस कैंट रेलवे स्टेशन पर जो कि हम देखते थे कि काफ़ी अरसे से यहाँ पर तज़ीन और आराइश का काम चल रहा था, इस जनरल वेटिंग रूम का VIP रूम्स का काम जारी था। इसी तरह जो हम देखते थे कि रेलवे की वाशरूम हों या फिर एविलेटर हों उनका भी काम जारी था जिसका इफ्तिताह कर दिया गया है। यूँ अब वो अफराद जो कि बुजुर्गी की वजह से ज़्यादा उम्र की वजह से जो कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे या माजूर अफराद एविलेटर के ज़रिए यकीनन जो है वह एक से दूसरे प्लेटफार्म पर जा सकेंगे। तो यूँ एक तरक्की का सफ़र रेलवे की जानिब से जो है आज कैंट स्टेशन पर जो है दोबारा शुरू कर दिया गया है। और वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने यहाँ पर कैंट स्टेशन पर दौरा करते हुए यहाँ के स्टाफ की कारकर्दगी को भी सराहा और उनका यही कहना था कि हम बेहतर से बेहतर जो आवाम को अवामी सहूलियात ट्रेन के सफ़र के हवाले से पेश कर रहे हैं। जी शुक्रिया हफीज़ अंसारी बराह रास्त अपडेट करने के लिए। मजीद आपको बताएंगे शालीमार एक्सप्रेस को दोबारा नई ट्रेन बनाया गया है। कैंट स्टेशन में इंतजार गाह डाइनिंग रूम बन गया, ऑटोमेटिक टिकट सिस्टम लगा दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शालीमार एक्सप्रेस की अपग्रेडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा शालीमार एक्सप्रेस का किचन देखने के काबिल है। रेलवे के बोसीदा निजाम को वजीर रेलवे ने उन जदीद बना दिया है। आउटसोर्सिंग जाहिर है जिन्होंने ये ट्रेन ठेके पे ली उन्होंने बहुत उम्दा काम किया। फर्स्ट क्लास में, इकोनॉमी क्लास में उनका जो ट्रेन का जो किचन है वो देखने के काबिल है। और लाहौर के बाद आज मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है और फिर उसकी जो सफाई है वो जो कराची वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनी है उसके ज़िम्मे है। और मुझे हनीफ अब्बासी साहब ने बताया कि बहुत ही शानदार काम किया जा रहा है कराची की जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। तो मैं समझता हूं कि आज मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कराची पाकिस्तान का रोशनियों का शहर है और यहाँ पर रेलवे जो एक बोसीदा निज़ाम बन चुका था, इट वॉज लाइक हिस्ट्री, उसको जिस तरीके से जदीद दौर में हनीफ अब्बासी साहब अपनी मेहनत से और अपनी पूरी टीम की काविशों से उसको लेके आ रहे हैं, मैं
और अब खबर शामिल करेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कराची के लिए 500 अरब रुपए देने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरे कराची के दौरान 500 अरब के मंसूबे का ऐलान करें। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का शिकार है। ई चालान के नाम पर लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। तशरीफ ला रहे हैं 6 महीने बाद उनका कराची आना, कराची जिन हालात से गुजर रहा है, जिन मुश्किलात से कराची गुजर रहा है, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल और तो और लोगों ने जिस तरह जो है वो हमने देखा ई चालान के नाम पर लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर हम वज़ीर आज़म साहब से इस बात की दरख्वास्त करते हैं कि आपने कहा था आज से 3 साल पहले कि मैं कराची को पेरिस बना दूंगा। आप कराची को पेरिस तो क्या बनाते। सूरत हाल ये है कि आप तो कराची विजिट करने के लिए तैयार भी नहीं है। कराची जिन हालात से गुजरा अभी बारिशों के अंदर, पूरा शहर डूब गया, पूरा शहर तबाहाल है। ऐसे के अंदर होना तो ये चाहिए कि वज़ीर आज़म अगर कराची आ रहे हैं तो वफाक 500 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान करें। होना तो ये चाहिए कि इस मौके पर वज़ीर आला इस बात का ऐलान करें कि वो कराची के तमाम टाउन्स को 2 अरब रुपए तरक्याती फंड के लिए देंगे। अगर 6 महीने बाद वो कराची आ ही रहे हैं तो 500 अरब रुपए का ऐलान किए, इसके नतीजे के अंदर लोगों को रिलीफ मिल सके। शहर कराची के लोग रिलीफ चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट से। सिंध हुकूमत ने आईनी बेंच हाई कोर्ट ऑफ सिंध ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। गवर्नर सिंध की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। आईनी दरखास्तें अब खुसूसी आईनी बेंचेस ही सुनेंगे। जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करेगा। ओहदे की मुद्दत कम अज कम 6 माह मुकर्रर। सरबराह की अदम मौजूदगी पर सीनियर तरीन जज कायम मकाम सरबराह होंगे। आईनी जज की रेफरेंस या रिक्यूजल की सूरत में मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। किसी भी दीगर कानून या अदालती फैसले से टकराव की सूरत में यही ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल होगा। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे। कराची में एक बार फिर हाथ पांव बंधी लाशें मिलने लगी हैं। रिजविया और जमान टाउन से मर्द और खातून की लाश मिली। नौजवान को गोली मारकर लाश बरहना हालत में फेंकी गई है। कयूमाबाद सी एरिया की झाड़ियों से खातून की बरहना और तशद्दुद ज़दा लाश मिली। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए माजी में शहर कायद में जो है वो तशद्दुद के बाद लाशों को हाथ पैर बांध कर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फेंका जाता था। अब ये सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रात भी रिजविया के इलाके वहीदाबाद नदी के करीब से एक नौजवान की गोली लगी, बरहना हालत में लाश जो है वो बरामद हुई थी, जिसकी इतला मिलने पर जो रेस्क्यू अदाकार हैं वो इस मकाम पर पहुंचे थे और उसके बाद जब शनाख्त की गई तो मालूम हुआ कि 25 साल अवेज गुल नामी ये नौजवान है, जिसे मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान जो है वो नदी किनारे लेकर आए और उसके बाद गोली मारी गई और उसके बाद मुल्जिमान बरहना हालत में लाश को फेंक कर फरार हो गए। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो दोनों जो वाकयात कराची शहर में आज रिपोर्ट किए गए हैं, इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है कि ये दोनों केसेस जो हैं वो एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं या नहीं रखते हैं। आज कयूमाबाद सी एरिया के इलाके में झाड़ियों से भी एक खातून की बरहना हालत में तशद्दुद ज़दा लाश जो है वो बरामद हुई है। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि जो लाश खातून की बरामद हुई है इसकी फौरी तौर पर शनाख्त जो है वो नहीं की जा सकती है। अलबत्ता 26 साल के करीब इसकी उम्र जो है वो बताई जा रही है। ताहम दोनों जो मर्द और खातून थे, इनकी लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि दोनों वाकयात के मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। अब ये कराची शहर में जो हाथ पैर बंदी तशद्दुद लाशें बरामद होने लगी हैं, तो इस तमाम तर सूरत को लेकर कराची के शहरियों में शदीद खौफ और हिरास जो है वो पाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीलात से आगाह करने के लिए। शहर कायद से मजीद खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे शहर कायद में मौत बांटते हैवी ट्रैफिक को लगाम न डाली जा सकी। कराची सुपर हाईवे पर एक और खूनी हादसा। पंजाब बस अड्डे के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। जाम भाग शख्स की शनाख्त आरिफ जहांजेब के नाम से हुई। अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में ले लिया।
सिंध में डेंगू के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे महकमा सिंध ने सूबे में डेंगू के मुसद्दका केसेस से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 541 केसेस मुस्बत आए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान पीरजादा से। जी इमरान, बताइएगा, सिंध भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 541 केसेस मुस्बत आए हैं। जी बिल्कुल, महकमा सेहत सिंध ने सूबे भर में डेंगू के मुसद्दका केसेस से मुतालिक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर डेंगू के 4,641 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 691 केस मस्बत आए हैं, जबकि कराची शहर में 3,201 टेस्ट किए गए, जिनमें 352 टेस्ट मस्बत आए हैं जब तस्दीक हुई है, जबकि हैदराबाद में 1,440 टेस्ट किए गए, जिनमें 3,039 केस मस्बत आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में एक हलाकत रिपोर्ट हुई है। जी बहुत शुक्रिया इमरान पीरजादा, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएंगे, कराची समेत मुल्क भर में चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। चीनी की कीमतों में अचानक इजाफे ने आवाम की परेशानी मजीद इजाफा कर दिया है। कई इलाकों में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। सूरत हाल का क्या है, जो जानते हैं फहीम सैलवर की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में एक बार फिर तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। इंतजामिया की जानिब से रेट्स कंट्रोल करने के दावे धरे के धरे रह गए, जबकि आवाम का कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ चीनी इनकी पहुंच से दूर होती जा रही है। आवाम के लिए कोई भी नहीं है, आवाम के लिए कोई सोचता भी नहीं है। हर आदमी, बड़े बड़े लोग बैठे हैं अयाशियों में, गुम में, समझा ना, उनको तो कोई गरीब आवाम का कोई एहसास नहीं है। तो आवाम पे तो फोकस ही नहीं है किसी सियासतदान का, बस अपना भाई अपनी तिजोरी भरो, बस अपने लिए ही सारे सोच रहे, आवाम के लिए कोई भी नहीं सोच रहा। दुकानदार कहते हैं कि हमें भी चीनी महंगी मिलती है तो महंगी बेचना पड़ती है। ग्राहक नाराज भी होते हैं, मगर हमारे बस में कुछ नहीं। 9,300 कट्टा है, हम लोग लेके 186 पड़ रही है, 190 बेच रहे हैं, 186 हम लोग 186 बेच रहे हैं, लोग यहाँ पे 190 बेच रहे हैं, ताकि गाँव में चीनी है, किसी में ना कमाए तो दूसरी में दो पैसा कमा लेंगे, चीनी में ना कमाते बस, और क्या करेंगे। इतनी महंगी हो गई चीनी, ऊपर से वैसे ही नहीं कमा रहे, मैं कमाता ही नहीं है, थैली अलग जैसे जा रही है। हाँ, दुकानदारियाँ रखनी पड़ती है चीनी, और क्या, यही है बस। मार्केट में बढ़ती कीमतों के बारे में इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तलब में इजाफे के बायस कीमतों पर दबाव बढ़ा है, लेकिन शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज दे ताकि रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया आम आदमी की पहुँच में रह सकें। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ फ़हीम सैलरा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची में मौसम सरमा की आमद के साथ ही मछली की मांग में नुमायां इजाफा देखा जा रहा है। शहरी बड़ी तादाद में फिश मार्केटों का रुख कर रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान आवान से। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके नागन चौरंगी में, बंगाली पाड़े में, जहां पर जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों की आमद शुरू हो चुकी है, सर्दियों का आगाज़ हो गया है, तो साथ ही मछली की मांग में भी इजाफा हो गया है। हम यहाँ पर आए हैं, हमने यहाँ पे मुख्तलिफ मछलियों का जायज़ा लिया है, उनकी कीमतों का जायज़ा लिया है, साथ में अवामी रश देखने में नज़र आया है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारी दुकानदारों से बात हुई, आवाम से बात हुई, उनका कहना यही है कि सर्दियों की आमद हो, सर्दियों का मौसम हो और मछली ना खाई जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। साल भर कराची की आवाम इंतज़ार करती है कि कब सर्दियों का आगाज़ हो और वो अपने दस्तरखानों को मछलियों से सजाएं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं एक दुकानदार, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। तो आप बताओ यहाँ पे कि मछलियों के हवाले से कि मछली किस रेट पे बिक रही है और आवाम का क्या रुझान है? मुख्तलिफ रेटों में बिकती है और माशाल्लाह से दूर दूर से आवाम आते हैं यहाँ पर, कई दूर दूर से आते हैं, बाहर से, शहर से बाहर से भी आते हैं, शहर के भी आते हैं। मुख्तलिफ किस्म की मच्छियाँ मिलती है, अच्छी क्वालिटी की मिलती है, रेट भी मुनासिब से मुनासिब रेट होते हैं हमारे पास और अच्छी से अच्छी। देखने में ये भी आया है, लोगों का कहना है कि
मछली के जो है वो दामों में इस बार जो है वो इजाफा देखने में आया है। इजाफा इस दफ़ा इसलिए हुआ, महंगाई इतनी हो गई, हर चीज़ महंगा हो गया, तो सिवाय ये मच्छी के और क्या चीज़ है। ये मच्छी लाने के लिए हमें पेट्रोल, जो जाने वाले हैं उनको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, हर चीज़ महंगा है, खाने पीने की चीज़ें महंगा है, तो उनको भी महंगा लाते, हम भी महंगा खरीदते, हम भी महंगे बेचते। जब सस्ता होता है सस्ता भी हम लोग बेचते हैं। जी, तो देखा आपने यहाँ पे आवाम से सुना, दुकानदार की बात आपने सुनी कि उनका कहना है कि पीछे से उनकी खुद की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो नहीं है इतनी कि वो आवाम को ज़्यादा रिलीफ दे सकें, लेकिन उनके उसके बावजूद दुकानदारों की कोशिश यही है कि वो कम से कम दाम पे आवाम को मछली मुहैया करें ताकि हर बंदा जो है वो सर्दियों के मौसम में मछली से मुस्तफ़ीद हो सके। जी बहुत शुक्रिया आमिर आवान, हमें बराह रास्त आगाह कर रहे थे। फिलवक्त के लिए इतना ही, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।